गीता बस स्टॉप पर चाय बेचने का काम किया करती थी। गीता अपने बूढ़े नाना नानी के साथ रहती थी। चाय बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपना घर चलाया करती थी। एक दिन गीता फटे पुराने कपड़े पहने बस स्टॉप पर चाय बेच रही होती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मसालेदार चाय। नानी, शाम का समय हो रहा है, आप घर के बाहर क्या कर रही हैं? आ गई मेरी लाडली बेटी। हाँ नानी, मैं तो आ गई, लेकिन आप जल्दी से घर के अंदर चलो, इतनी ठंड है बाहर, आप बीमार हो जाओगी। बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पुराने जमाने का शरीर है, हमने बहुत दूध दही घी खाया है। हाँ हाँ पता है नानी, आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन अभी घर के अंदर चलिए, वरना ठंड लग जाएगी आपको। नानी तो मैं हूँ तेरी, लेकिन हर वक्त तू बन जाती है नानी मेरी। ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन घर के अंदर तो चलिए। गीता और उसकी नानी घर के अंदर जाते हैं कि उन्हें देखकर नाना जी बिस्तर से उठ जाते हैं। बेटी, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने तुझे बहुत परेशान कर रखा है ना। जब मैं छोटी थी तो आप लोग भी तो मेरी जिम्मेदारी उठाते थे। आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आप लोगों की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज बनता है। बेटी, जिस उम्र में तेरी शादी हो जानी चाहिए थी, उस उम्र में तू बस स्टॉप पर चाय बेचती है। आसपास के लोग न जाने क्या क्या बातें करते हो। नाना जी, आप लोग उनके बारे में इतना मत सोचिए, मैं सबको देख लूंगी। आप लोग बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे से खाइए और ठीक रहिए। ठीक है बेटी, अब इसी बात पर अपने बूढ़े नाना नानी को भी अपनी मसाला वाली चाय पिला दे। अभी पिलाती हूँ नाना जी, आप चलकर आराम से बिस्तर पर बैठिए। गीता रसोई में जाती है और अपने नाना नानी के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीकर बताइए कैसी बनी है। बेटी, तेरी चाय पीने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ नाना जी, मेरी चाय दूर दूर तक फेमस है। ठंड में तो हमारा काम और भी अच्छा चल जाता है। बेटी, मैं सोच रही हूँ कल से मैं भी तेरे साथ चाय बनाने चलूं। घर पर बैठे बैठे उब जाती हूँ। नानी, मेरा काम बस स्टॉप पर घूम घूम कर चाय बेचने का है, आप इतना नहीं चल पाएंगी, इसलिए आप घर पर ही रहिए, मैं सब देख लूंगी। बेटी, ले चलना अपने साथ, इस बहाने तेरी मदद भी हो जाएगी। नानी, बात को समझो, आप पूरे दिन खड़े खड़े थक जाओगी। जिस दिन मैं अपनी खुद की चाय की दुकान खोल लूंगी ना, उस दिन आपको जरूर ले चलूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तू कहे। दुकान से पहले तो अपना खुद का घर लेना है। किराए के घर में रहो तो मालिक कभी ना कभी आकर ताना मार ही देता है। तुम भी ये क्या बात लेकर बैठ गई? हाँ, बेचारी हमारा बोझ उठा रही है, वो क्या कम है जो तुम और बोझ डालने की बात कह रही हो? नाना जी, ऐसा मत बोलिए, आप लोग मेरे लिए बोझ नहीं हैं, और नानी सही कह रही हैं। बहुत ही जल्दी मैं अपना घर ले लूंगी और हम सब एक साथ अपने घर में रहेंगे। बेटी, हमारे जैसे हालात है, भगवान ही जाने ये सपना हमारा कब पूरा होगा। नानी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, देखना वो भी हमारी मदद करेंगे। अब आप भी जाइए, आराम करिए, मुझे कुछ सामान लेकर आना है, मैं मार्केट से होकर आती हूँ। गीता इतना कहकर मार्केट के लिए निकल जाती है और चाय बनाने का सामान लेकर घर वापस आ जाती है और आते ही देखती है कि नाना नानी सो चुके हैं। तभी वो अपनी नानी के पास जाकर सोने लगती है कि उसकी नजर नानी के फटे स्वेटर पर जाती है। नानी का तो स्वेटर फट गया है, मुझे इन लोगों के लिए नया स्वेटर लाना चाहिए। इतनी ठंड में फटे हुए स्वेटर से ठंड नहीं रुकेगी। आज जो भी कमाई होगी उससे मैं नाना और नानी जी के लिए स्वेटर लेकर जाऊंगी। गीता अपने नाना नानी के फटे स्वेटर के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसका दिमाग अपने पहने हुए कपड़े पर तो जाता ही नहीं, जिसका असर उसके काम पर भी पड़ता था, क्योंकि उसके फटे पुराने कपड़े देखकर कोई जल्दी उसके पास चाय पीने नहीं आता था। गीता ये सब सोच ही रही थी
कि इतने में वहां एक बस आ जाती है और बस के रुकते ही उसमें से कल्याणी नाम की एक औरत उतरती है। बेटी, एक कप चाय देना, बहुत सर्दी हो रही है, हाथ पैर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। जी आंटी जी, अभी देती हूँ। बेटा, तुम्हारी चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सारी सर्दी दूर हो गई। आंटी जी, सर्दी दूर कैसे नहीं होती, ये चाय हमारी स्पेशल चाय है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपना सारा काम ईमानदारी से करते हैं। इसमें मैंने अपनी माँ द्वारा बनाया हुआ स्पेशल मसाला जो मिलाया है। तभी तो तुम्हारी चाय में इतना स्वाद है, वरना आजकल की चाय में तो दूध कम होता है और पानी ज्यादा। हम गरीबों के पास अपनी रोजी रोटी के सिवा कुछ नहीं होता है। अगर हम उसके साथ भी बेईमानी करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये बात तुमने सही बोली बेटी, लेकिन ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? अपने माँ बाप को बोलो ना करने के लिए। आंटी जी, मेरे माँ और बाबा बचपन में ही मर गए थे। तब से मैं अपने नाना और नानी जी के साथ रहती हूँ। अब वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं चाय बेचकर उनकी देखभाल करती हूँ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी केवल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसमें गलती तुम्हारी है बेटी, क्योंकि तुम अपनी स्पेशल चाय के स्वाद को सब तक नहीं पहुंचा पाती हो। आप कहना क्या चाहती हैं आंटी जी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम अपने पहनावे पर ध्यान दो। अगर तुम गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनोगी तो कोई भी तुमसे चाय नहीं लेगा। वहीं अगर तुम अच्छे कपड़े पहनकर चाय बेचोगी तो सर्दी का समय है, तभी तुम्हारे पास आएंगे। कल्याणी की बात सुनकर गीता सोच में पड़ जाती है। आंटी जी बात तो सही कह रही हैं। आजकल का टाइम दिखावे का है, लेकिन अब इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। क्या हुआ, पैसे के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अभी तुमने ही तो कहा कि मैं गरीब हूँ। तुम पैसे की चिंता मत करो, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। बस तुम बस स्टॉप पर घूम घूम कर चाय बेचने की जगह इसके आसपास एक छोटी सी दुकान कर लो। जब बस आए तो यहाँ पर चाय बेचने चली आना, बाकी समय अपनी दुकान पर काम करना। लेकिन आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। क्योंकि ये बस स्टॉप के आसपास की लगभग सारी जमीन मेरी है। भगवान की दुआ से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। कल्याणी गीता को नए कपड़े और दुकान का सामान लाने के लिए कुछ पैसों की मदद करती है। साथ ही बस स्टॉप के पास एक छोटी सी दुकान भी खुलवा देती है। अगले दिन से गीता नए कपड़े पहनकर चाय की दुकान पे काम करना शुरू करती है। सर्दियों के समय में चाय अमृत का काम करती है, जो कि गीता को बहुत फायदा देती है। सुबह से लेकर शाम तक गीता की दुकान पर भीड़ ही लगी थी और कुछ समय बाद कल्याणी फिर से उससे मिलने के लिए आती है। तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है गीता बेटी? अब तो बहुत खुश हो ना तुम? आंटी जी, दुकान पर लोगों की भीड़ देखिए। आपकी कही हुई बात सच हो गई। आपके बताए तरीके से काम करने से मुझ गरीब की तो सारी परेशानी दूर ही हो गई। ये क्या है बेटी, मैं कहीं जा थोड़ी ना रही हूँ, कुछ टाइम बाद दे देना। नहीं आंटी जी, ये दुकान का किराया है। मैंने आसपास के दुकान वालों से पूछा है कि यहाँ कितना किराया है। आप इसे रख लीजिए, वरना मेरे ऊपर एक और बोझ हो जाएगा। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, जिसमें तुम्हारी खुशी हो। कुछ देर बाद कल्याणी वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे गीता की स्पेशल चाय का स्वाद सबकी जुबान पर बैठ जाता है। अब दूर दूर से लोग उसके दुकान पर चाय पीने आया करते थे। समय गुजरता है और समय के साथ गीता के हालात भी बदल जाते हैं। अब गीता अपनी चाय की दुकानों की ब्रांच खोल देती है और हर बस स्टॉप पर उसकी एक दुकान होती है। इतनी कम उम्र में अपनी बेटी की कामयाबी देखकर उसके नाना नानी को बहुत गर्व होता है। अपनी स्पेशल चाय के सहारे गीता अपने हालातों को काफी हद तक सुधार लेती है और अब एक छोटा सा घर खरीदकर अपने नाना नानी के साथ वहां रहने लगती है और खुशी से उनके साथ अपना जीवन बिताती है। ज्योति कई सालों बाद अपने पति राजेश के साथ अपने ससुराल से मायके आती है, जिसे देखते ही उसकी माँ सरला और बहन रुचि बहुत खुश हो जाती हैं। तभी ज्योति की नजर टेबल पर रखे बनाना की चिप्स पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो तुरंत चिप्स की प्लेट उठाकर सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी माँ और बहन हंसते हुए कहती हैं, ये बनाना चिप्स खाना नहीं छोड़ सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही मम्मी जी आपने।
जब इतने साल बाहर रहने के बाद भी केले के चिप्स खाना इसने नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेगी? अब तो बनाना चिप्स की पूरी प्लेट इसके सामने है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं दामाद जी? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे माँ, ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। इनको बस मेरा मजाक बनाना आता है और कुछ नहीं। यही इनका मनपसंद काम है। माँ, आप तो जानती हो कि मुझे बनाना चिप्स कितना पसंद है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ दूर दूर तक किसी भी दुकान पर बनाना चिप्स नहीं मिलता था। तो कुछ नहीं मम्मी जी, जब इसको हर जगह ढूंढने पर भी ना बनाना चिप्स नहीं मिला, तो ये मैडम हमारी मकान मालकिन के सामने पहुँच गई और उनके सामने चिप्स की इतनी तारीफ की कि पता नहीं कहाँ से उन्होंने बनाना चिप्स ढूंढा और लेकर आ गई, और इसके साथ उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। ये तो सही है ना जीजू, दीदी ने वहाँ भी अपनी पसंद की चीजें खाने पीने का जुगाड़ कर ही लेती है। इसी को कहते हैं कन्विंसिंग पावर, जो कि मेरी दीदी के पास है। ये तो कुछ नहीं है, दीदी तो अपने स्कूल में, कॉलेज में भी अपनी मीठी बातों से सबको कन्विंस करके अपना सारा काम दूसरों से करवा लेती थी। हाँ, मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ साली साहिबा जी। आप यही कहना चाहती है ना कि आपकी दीदी बहुत चालाक है, सबको अपनी बातों में फंसा ही लेती है। बेटा, जो बात सच है उसे कहने की क्या जरूरत है, ये तो हमेशा से ऐसी ही है। बस करिए आप लोग, जब से आई हूँ मेरी ही बातें किए जा रहे हैं। एक काम करिए, आप लोग भी मेरे साथ बैठकर बनाना चिप्स खाइए और इतने दिनों बाद सब मिले हैं, एंजॉय कीजिए। नहीं बेटा, तू ही खा अपने ये बनाना चिप्स। मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना लूंगी, क्योंकि बनाना चिप्स तुझे ज्यादा पसंद है ना, हमें नहीं। सरला इतना कहकर रसोई में जाने के लिए सोफे से उठती है। तभी रुचि उसे रोकते हुए खुद रसोई में जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने सभी घर वालों से मिलकर राजेश के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है, जहां उसकी सास मालती उससे कहती है, आ गई बहू तू, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैं लाई अपने सभी घर वालों से। क्या खिलाया पिलाया तेरी माँ ने? माँ, खिलाने पिलाने की पूछो तो वहाँ पर बहुत कुछ था खाने पीने को, और मम्मी जी ने ना बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की। लेकिन आपकी प्यारी बहू जो है ना, उसे तो सिर्फ बनाना चिप्स ही खाने होते हैं, तो वो वही खाकर आई है। क्या इसको वहाँ भी मिल गए अपने बनाना चिप्स? माँ, वहाँ तो मिलेंगे ही ना, इसने आदत भी तो वहीं से डाली है अपनी बनाना चिप्स खाने की। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा था, तो मैडम जी ने देखा कि भाई बनाना चिप्स रखे हुए, और ये टूट पड़ी उस पर। तो क्या हुआ, अपने घर गई थी, कहीं बाहर तो मैंने ऐसी हरकत नहीं की ना जिससे आपकी इंसल्ट हो। अब क्या अपने घर में भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती हूँ क्या? मैंने ऐसा कब बोला? तुम्हारा जो मन करे तुम खाओ। मैं तो माँ को इसलिए बता रहा था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि तुम इतने साल बाद वापस आई हो, तो शायद तुम्हारी पसंद बदल गई हो। लेकिन इनको क्या पता, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। जाने दे बेटा, कोई बात नहीं। और वैसे भी जगह बदलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान अपनी पसंद बदल ले। वो बात तो सही है माँ, लेकिन इंसान को ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि वो अपनी पसंद के सिवा कुछ और खा ही ना पाए। लेकिन माँ, सच बताऊँ, आप वहाँ होती ना और इसको बनाना चिप्स खाते हुए देखती तो आपको बहुत हंसी आती। बस करिए आप, जब से आई हूँ अपने मायके से मेरा मजाक ही उड़ाते जा रहे हैं आप। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ज्योति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज ज्योति हॉल में कच्चे केले काट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रजनी वहाँ आती है और इतने सारे कच्चे केलों को देखकर उससे कहती है, बहू, इतने सारे कच्चे केले? सब्जी मंडी में सब्जियां लगाने का काम शुरू करने वाली है तू, जो इतने सारे कच्चे केले बैठकर काट रही है? नहीं आंटी जी, वो तो मैं। अच्छा, समझ गई। लगता है तू कच्चे केले की सब्जी बनाने वाली है। लेकिन बहू, ये केले कुछ ज्यादा नहीं है। इतने केलों में तो हमारे पूरा मोहल्ले के लिए सब्जी बन जाएगी। यही तो परेशानी है आंटी जी आपकी, कि आप सारी बातें बिना बताए ही समझ जाती हैं। आंटी जी, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। किसने कहा है आपको कि मैं सब्जियों के लिए कच्चे केले काट रही हूँ? बल्कि मैं तो। ज्योति रजनी को केले के चिप्स के बारे में बता ही रही होती है कि तभी वहाँ मालती आ जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या रजनी, तू भी? मेरी बहू कुछ समय के लिए बाहर क्या चले गई? तू भूल ही गई कि मेरी बहू बनाना चिप्स खाने वाली है। ये सब उसी को बनाने की तैयारी हो रही है। क्या तेरी बहू की बनाना चिप्स खाने वाली आदत अभी तक नहीं गई? जिस तरह से ये बनाना चिप्स खाती रहती थी पूरे दिन, मुझे तो लगता है इतने सालों में बोर हो गई होगी और छोड़ दिया होगा खाना और बनाना। लेकिन यहाँ तो नजारे ही कुछ और है। बहू, तू वहाँ भी ऐसे ही कच्चे केलों के चिप्स बनाकर खाया करती थी?
आंटी जी, वहाँ मुझे केले की चिप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही खरीद कर लाने की जरूरत पड़ती थी, बल्कि मेरी मकान मालकिन मुझे खुद चिप्स ला कर देती थी और साथ खाती भी थी। लेकिन वो कैसे? राजेश बेटा तो कहता था कि बहुत खड़ूस थी तेरी मकान मालकिन, हमेशा सुनाती रहती थी। आंटी जी, खड़ूस लोगों के साथ लोग खड़ूस बनकर ही रहते हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही लोग भी तो हमारे साथ रहेंगे ना। वो बात तो तेरी सही है बहू, लेकिन आज के जमाने में कोई अपना काम नहीं करता तो दूसरों को क्या ही करेगा। फिर वो तेरे लिए चिप्स लेकर क्यों आती थी? मैं बताती हूँ, क्योंकि इसने अपनी तरह उसे भी बनाना चिप्स खाने वाली बना दिया था, तो वो इसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए लाती थी। तभी तो मैं कहूँ कि कौन इतना फ्री है जो दूसरों के लिए इतनी मेहनत करेगा। तब तो तेरी बहू बहुत चालाक है मालती, जो अपनी मीठी बातों से किसी से भी अपना काम निकलवा सकती है। तुझे आज पता चला? मैं तो जब इसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी बहू बहुत चालू है। मालती की बात सुनकर रजनी हंसने लगती है। उन सभी की बातें दरवाजे पर खड़ा राजेश सुन लेता है, जिसे सुनकर वो अंदर आता है और कहता है, लेकिन अब ज्योति को भी ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जहाँ मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ के फैक्ट्री में केले के चिप्स की पैकिंग होती है आगे सप्लाई करने के लिए। तो अब ज्योति को ना बनाना चिप्स बनाने की टेंशन नहीं होगी और ना ही ढूंढने की। क्या तू सच बोल रहा है? अब तो बहू की निकल पड़ी। चलो अच्छा है, बहू को केले के चिप्स खाने के लिए अपने मकान मालकिन को नहीं पटाना पड़ेगा और ना ही वो अपनी तरह किसी को बनाना चिप्स खाने की आदत डलवानी पड़ेगी। हाँ माँ, ये आपने सही कहा। और अब मैं भी देखता हूँ कि ज्योति बनाना चिप्स कितना खा सकती है, क्योंकि अब तो मेरी जॉब भी उसी जगह लग गई। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आपके ट्रांसफर से मुझे खुशी हुई, वरना आए दिन नए शहर में भेज देते हैं जहां अपनी पसंद का कुछ मिलता ही ना हो। बट इस बार ऐसा नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी है। वैसे निकलना कब है ये भी बता दीजिए। अभी 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा प्रोसेस पूरा होने में। 1 हफ्ता? इतना टाइम थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता क्या? अब जाना ही है तो क्यों लेट करना? हे भगवान, मेरी बहू बनाना चिप्स की कितनी दीवानी है कि इसे अपनी सास को अकेले छोड़कर जाने का भी दुख नहीं है कि इसकी बूढ़ी सास कैसे रहेगी। बात वो नहीं है माँ जी, बात ये है कि आज तक मुझे पैसे खर्च करके या मेहनत करके ही बनाना चिप्स खाने को मिला। इस बार बिना किसी मेहनत के, वो भी 1-2 दिन नहीं, रोज ही खाने को मिलेगा मुझे मेरी पसंद का बनाना चिप्स। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ज्योति की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और 1 हफ्ते बाद बनाना चिप्स की शौकीन ज्योति अपने पति के साथ उसकी ट्रांसफर वाली जगह पर चली जाती है, जहां उसे अपनी मनपसंद बनाना चिप्स फ्री में खाने को मिलते हैं। नव्या अपने 2 भाई वरुण, विनीत और भाभी सुमन और नीतू के साथ रहा करती थी। नव्या अपने भाइयों की लाडली थी, पर सुमन और नीतू नव्या को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से बोलती है, नीतू, मैं क्या सोच रही थी कि आज क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। दीदी, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो जानती है ना कि हमारे सर पर एक नागिन बैठी है जो हमारे सीने पर छत्ता फैलाए हुए बैठी है। अब अगर हम अपने पतियों के साथ कहीं भी बाहर जाएंगे तो हमारे पति इसको छोड़कर तो जाएंगे नहीं। अब जब भी जाएंगे तब वो उसे हमारे साथ ही लेकर जाएंगे। यार, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो। मैं भी बहुत दुखी हूँ इस लड़की से। ये ननद नहीं, बोझ बनकर रह गई है बस। पता नहीं कब यहाँ से निकलेगी। तुम चिंता मत करो दीदी, आज जब भी ये आएंगे ना तो उनसे मैं नव्या की शादी की बात छेड़ूंगी। हाँ हाँ, एक बार बात करके जरूर देखना, क्या पता इन भाइयों के दिमाग में कुछ घुस जाए और उसकी शादी करवा दे। मम्मी पापा तो इस मनहूस को यहाँ छोड़कर चले गए, पर अब हम लोगों को इसे झेलना पड़ रहा है। जहां दोनों देवरानी
बदला लेना चाहती। इसलिए अब सुबह जब वरुण और विनीत अपने काम पर निकल जाते हैं, तब नीतू सुमन से कहती है, आपको पता है दीदी, कल रात क्या हुआ? इस मनूस के चक्कर में विनीत जी मुझ पर गुस्सा होने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसको यहाँ से कैसे निकालूं। नीतू, देवर जी ने तुम पर अपना गुस्सा उतारा खाली इस करमजली के चलते? अरे मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कसम से मैं इसको इसकी औकात दिखा देती। आप चिंता क्यों करती है दीदी? सुबह हो चुकी है पर महारानी अभी तक नहीं उठी, इसलिए आप मेरा कमाल देखिए। नीतू अपनी ननद नव्या के कमरे में उसे उठाने के लिए जाती है और उसे देर तक सोता हुआ देखकर उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए अपनी ननद से कहती है, अरे हीरोइन उठ जा, आज उठना भी है या नहीं? महारानी बनी हुई है, 12-12 बजे तक सोती रहती है। भाई तो कुछ बोलता नहीं है तो सोचती है कि यूं ही आराम फरमाऊं। भाभी उठ ही रही थी, वो मैं बस। ना ना, पड़ी रह तू तो महारानी है, सारा काम तो मैं करूंगी। तेरे मरे हुए माँ बाप ने मुझे नौकर जो बनाकर यहाँ छोड़ दिया है। भाभी पापा जी के ऊपर मत जाइए। और रही बात मेरी, तो आज मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बस इसीलिए आज लेट हो गया है। हाँ, तेरी तो रोज ही तबीयत खराब रहती है। देख, उठ जा, घर का काम भी करना है। पता नहीं कब से छुटकारा मिलेगा मुझे। भाभी उससे जो भी होता है वो मैं कर ही देती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि मुझे ये नहीं करना, पर फिर भी। फालतू ना बकवास मत कर, उठ जा। सारा दिन खाना पीना और सोना ही है। उठ कर सारा काम कर ले अब। नीतू के कहने पर नव्या जा ही रही होती है कि इतने में नीतू एक बार फिर नव्या से कहती है, अरे ओ महारानी, ये जो कंबल है वो कौन लपेटेगा? चल इसको लपेट कर बाहर आ। खून पी रखा है इसने मेरा। काम धाम एक है नहीं और ड्रामे तो ऐसे करेगी जैसे ना जाने कहाँ की राजकुमारी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बेचारी नव्या वहाँ रोती रह जाती है। समय गुजरता है और एक दिन जब नव्या टीवी देख रही होती है, तभी उसकी भाभी कपड़े लेकर आती है और उससे कहती है, सारा दिन तुझे आराम ही दिखता है क्या? ये क्यों नहीं सोचती कि थोड़ा सा काम करवा लूं अपनी भाभीयों का? भाभी मैं सारा काम तो करती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? हाय, देखो तो कैसे कच कच करके कैंची की तरह जुबान चला रही है। सारा दिन आराम फरमाएगी महारानी। अगर कोई इसको काम बोल दे तो इसको मौत आ जाती है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? तेरे कमरे में मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, उसको लपेट कर अलमारी में रख दियो। और बाथरूम में और भी कपड़े हैं, उसको भी जाकर धो दियो, समझी? अपनी बातें पूरी कर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नव्या से अब अपनी भाभीयों का ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। बस इसलिए वो खुद से कहती है, अब मुझसे भाभी का ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज जब भैया आएंगे तब मैं खुद ही भैया को बोल दूंगी कि मेरी शादी करवा दे। नव्या अब रात होने का इंतजार करने लगती है और रात को जब वरुण और विनीत घर आते हैं, तब नव्या अपने भाइयों के सामने अपनी शादी की बात रखती है। ये सुनकर वरुण कहता है, नव्या तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपना घर संभालने लायक हो चुकी हूँ, बस इसीलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। भैया मैं तो पहले ही बोल रही थी कि नव्या शादी लायक हो चुकी है, इसकी अब शादी करवा दो, पर इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। वैसे मेरी नजरों में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर आप कहे तो मैं उनसे अपनी नव्या की बात करूं। नीतू की बात सुनकर वरुण उसको हाँ कर देता है, जिसके बाद नीतू अपनी जेठानी के साथ उसके कमरे में जाती है और फोन पर बात करते हुए कहती है, अरे बहन, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसी बहाने आपको आपके घर की नौकरानी भी मिल जाएगी और मेरे सर से बोझ भी हट जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो आप कल आ रहे हैं ना? ठीक है। दीदी आपको पता है कल वो लोग आएंगे, पर लड़का बहुत ही खराब है, नशेड़ी है। कहीं इन सबको पता चल गया इसके बारे में तो? खैर हमें क्या, अब बहुत जल्दी हमारा पीछा इससे छूट जाएगा। सही बोल रही हो तुम नीतू। नीतू और सुमन आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं खिड़की से ये सब कुछ नव्या और विनीत सुन लेते हैं। पर विनीत नव्या को इस वक्त कुछ भी कहने से रोक देती है और अगले दिन जब लड़के वाले आते हैं, तब नव्या उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर देती है। पर विनीत अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। बस इसलिए वो लड़के वालों के सामने ही अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है
और उससे कहता है, तुझे तो अपनी पत्नी बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। विनीत, ये क्या कर रहे हो तुम? बस बहुत हुआ, आप ना ही बोले भाभी, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हैं। विनीत, ये क्या बोल रहा है तू? अपनी भाभी से कैसे बात कर रहा है तू? भैया ये दोनों औरतें इसी के लायक हैं, क्योंकि ये हमारी बहन की माँ समान भाभी नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। इतना बोलकर अब विनीत अपने भाई को सब कुछ बता देता है कि जानकर, पर उनको भी बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उन लड़के वालों को घर से निकाल देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब तुम मेरी बहन को अपनी ननद नहीं समझ सकती तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। भैया रुक जाइए, भाभी को घर से मत निकालिए। मैं ना तो पहले आप लोगों का घर बर्बाद करना चाहती थी और ना अब करना चाहती हूँ। प्लीज भैया, आप लोगों का रिश्ता खराब ना हो, बस इसीलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। ये दोनों मेरी माँ समान है, इनको मत निकालिए। हमें माफ कर दीजिए। हाँ वरुण जी, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। भैया, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, माफ कर दो भाभी को। नव्या के साथ इतना गलत करने के बाद भी नव्या अपनी भाभी का ही पक्ष ले रही थी। बस ये देखकर दोनों को खुद के किए पर बहुत शर्म आती है और अब वो दोनों अपनी ननद से माफी मांगती है और इस तरह वो उन्हें माफ भी कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।